हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेट्स और रिलेशन में फोर्थ लेक्चर में हैं और ये लेक्चर इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे। लेक्चर थर्ड में हमने इसके एग्जाम्पल किए थे और आज का जो पार्ट है उसमें हम एसआर सैनी जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11-12 वाला पार्ट में आपको एसआर सैनी से पढ़ाने वाला हूँ। ग्रेजुएशन वाला जो बुक्स जो आपकी ग्रेजुएशन की है उनमें से बेस्ट कंटेंट हम लेने वाले हैं। तो एसआर सैनी में बहुत सारे बल्क में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से एक्सरसाइज के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? फिर इसके बाद आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है सेल्फ। तो शुरुआत करते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एस एक सेट है और एस क्रॉस एस पर एक रिलेशन इस प्रकार दिया हुआ है। कैसे? कि ए बी रिलेट टू सी डी होगा यदि एक को डी से मल्टीप्लाई करने पर और सी को बी से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट बराबर है। यानी दो अवयव उस रिलेशन में तभी होंगे जब इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन करवाने पर वो रिजल्ट क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है कि आर क्या है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता संबंध है। तो देखो आप यहां पर कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो स्वतुल्य की मैं बात कर रहा हूं। स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस लेके चलेंगे। क्लियर? जैसे कि फॉर ऑल, भाई सिंगल एलिमेंट हो तो x रिलेट टू x, और पेयर में होना तो ए बी रिलेट टू ए बी, इधर का रिलेशन और इधर का रिलेशन सेम लेकर चलेंगे। तो चेक करता हूं मैं, ए बी रिलेट टू ए बी है या नहीं है, इस टाइप का। तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ, ध्यान रहे सिंगल सिंगल एलिमेंट होता है तो ए रिलेट टू ए, और अगर पेयर में होता है तो ए बी रिलेट टू ए बी चेक करते हैं। ये स्वतुल्य में है। क्लियर? तो ए बी रिलेट टू ए बी है या नहीं है, इस बात का प्रूफ जो है ये डेफिनेशन करेगी। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह देंगे कि हाँ, फॉर ऑल ए बी का रिलेशन ए बी के साथ है। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो इसको। फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा आपके ए बी, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, ए बी, जो सत्य है, जो सत्य है। तो इसका मतलब स्वतुल्य हो गया। अब मैं बात करता हूं सममित की। सममित की बात करते हैं। ए बी रिलेट टू सी डी लेकर चलेंगे और हम चेक करेंगे कि सी डी रिलेट टू ए बी है या नहीं। जैसे हम ए रिलेट टू बी लेकर चलते हैं और बी रिलेट टू ए चेक करते हैं ना, वैसी ही बात। ए बी रिलेट टू सी डी का मतलब ये हम लेट करके चल रहे हैं, इसका मतलब इस पर तो ये वाली डेफिनेशन लागू है, ए डी बराबर बी सी वाली। अब आप चेक कर लो कि सी डी का रिलेशन ए बी के साथ है या नहीं है। तो देखते हैं, देखिए सी डी का रिलेशन ए बी के साथ है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, सी बी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ए डी। तो ये वही तो बात हो गई, ए डी बराबर बी सी, और ये भी तो बी सी बराबर ए डी है, तो बात तो बराबर ही है। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि ए बी का रिलेशन अगर सी डी के साथ है तो सी डी का रिलेशन ए बी के साथ भी सकते हैं, क्योंकि ये की यही इक्वेशन आपके यहां पर सेट होगी। क्लियर? भाई या तो क्या करते हैं कि इसको चेंज करवा के ऐसा लिखें, या तो कोशिश करें कि यार ए बी सी डी को अगर इस डेफिनेशन से ए डी बराबर बी सी लिख रहे हैं तो क्या सी डी रिलेट टू ए बी को कुछ इंटरचेंज करवा के लिख पाएंगे क्या? तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे सस्ता काम तो ये है कि ये तो लेट करके चलते हैं ना, दूसरे वाले को आप एक काम करो, निकाल लो और मैच करवाओ कि डेफिनेशन सेम है क्या। अगर सेम है तो स्वतुल्य भी हो जाएगा। एक बात बताओ, अब ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन लागू होने से 100% गारंटी के साथ है कि तुल्यता संबंध पर ही जानी है बात। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करे, केवल स्वतुल्य है कि नहीं, सममित भी शामिल हो गया। अब संक्रामक तो होना ही पड़ेगा इसको। क्लियर? तो देखो यहां पर संक्रामक कैसे, संक्रामक में आपको दो कंडीशन लेकर चलनी है। ए बी हम लेट करके चलेंगे, इसमें लेट ए बी रिलेट टू सी डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बराबर बी सी, और सी डी रिलेट टू ई एफ, ये भी हम लेट करके चलेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ है या नहीं है। पहले इसको पूरा कर लेते हैं कि ये अगर रिलेशन पक्का है
तो सी एफ बराबर आपके क्या होगा, ईडी होगा ना। ये अब हम चाहते हैं कि यहां से सी डी रिमूव हो जाए। क्या रिमूव हो जाए, सी डी। तो बताओ सी डी को रिमूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ई डी बराबर सी एफ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट को डिवाइड करवा देता हूँ मैं सेकंड से। तो क्या आएगा, ए अपॉन ई बराबर बी अपॉन एफ, यानी ये आ जाएगा ए एफ बराबर बी ई। ए एफ बराबर क्या आ गया, बी ई। क्या ये ए बी रिलेट टू ई एफ की कंडीशन नहीं है क्या। तो देखो ना, फर्स्ट का फोर्थ के साथ गुणा ए एफ और सेकंड का थर्ड के साथ गुणा बी ई, बात तो सही है। तो ये भी संक्रामक हो गया और तुल्यता संबंध। क्लियर। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ऐसे पेयर में रिलेशन लिया। आगे इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे। फिर हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर, और ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको क्या समाधान बताया था, समुच्चय मान लिया करो आप, इससे आपका काम इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 नोटेशन है ना, तो मैं रिलेशन या तो क्या करते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो और इनको कौन संतुष्ट कर रहा है, ऐसी वाली स्थिति, या फिर क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन मान के चलो और ऑप्शन कौन सा वाला लागू हुआ, ये वाली हम बात देख लेते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पर पहली कंडीशन में मान रहा हूं, देखो ए यूनियन बी, जो हमें कंडीशन दे रखी है ना, मैं ए लेट कर लेता हूं। ए में मैंने मान लिया 1 2 और बी में मैंने मान लिया 2 3, ये मान लिया। क्लियर। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि अब सी जो मैं लिखने वाला हूं ना, उसको प्रॉपर शर्त के अनुसार ही मानो जब मान रहे हो तो। क्लियर। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो माइंड को पूरा एक तरीके से फ्री रखा करो, कुछ भी उठापटक की जा सकती है और सभी उठापटक से आपको बिल्कुल वाकिफ होना है, और केवल ट्रिक बेस पर भी नहीं चलना है, फंडामेंटल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल अच्छा, ट्रिक भी अगर आपको आती है तब जाके आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्लियर। देखो यहाँ पर मैंने ए और बी मान लिया। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ए यूनियन बी क्या हो गया, तो ए यूनियन बी हो गया आपके 1 2 3 हो गया ना। शर्त ये है कि अब सी जब आप लिखो ना, तो ध्यान रखना कि ए और सी का जो यूनियन है वो ए और बी के यूनियन के बराबर है। तो अब मुझे सी लिखना है। क्लियर। अच्छा देखो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लेता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या आएगा आपके, ओनली 2 आएगा। क्लियर। सी अब मानना है, और सी अब अपने को इस प्रकार मानना है कि जो ए और बी में कॉमन है ना, वही ए और सी में कॉमन है। एक बात तो ये, तो 2 तो लिखो फटाफट, 2 तो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस शर्त को भी देखना है कि जो ए और बी का यूनियन आया है ना, जो ए और बी का यूनियन आया है वही ए और सी का यूनियन आया। तो ए में तो क्या है, 1 2 है। अब सी में मुझे क्या लेट करना चाहिए कि ए और सी का जब यूनियन लिया जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, तो ये 2 3 इसमें बनेगा। तो ये कंडीशन बी बराबर सी पर ही लेकर जाएगी। मैं आपको ये क्वेश्चन वापस समझाना चाहूंगा। मैंने 3 नोटेशन में समुच्चय मानने थे, तो मैंने फटाफट तीनों नहीं लिखे, मैंने पूरा ध्यान रखा कि यार हम जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें समुच्चय मानने की प्रक्रिया बहुत ढंग से होनी चाहिए। हमने देखा कि 3 नोटेशन है, मानकर करते हैं इसको। मैंने ए और बी फटाफट लिख दिया 1 2, और एक एलिमेंट कॉमन रख लो 2 3, ताकि इंटरसेक्शन और यूनियन लेने में अपने कुछ रिजल्ट आए। ऐसे 3 4 भी नहीं मानना चाहिए, वो भी ठीक बात नहीं, कुछ लिंक रखो। बी मैंने मान लिया 2 3। फिर मैंने क्या हिसाब लगाया कि यार अब सी मानना है, और सी मानते समय मैंने इन दोनों ही बातों का ध्यान रखा, इन दोनों ही बातों का। और मैंने क्या ध्यान रखा, सी मुझे इस प्रकार मानना है। अच्छा ए और बी जो माने ना, उसमें ए यूनियन बी कितना आ गया आपके 1 2 3, ए यूनियन बी निकाल लिया, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2 आ गया। ये बातें ए और बी को मानने तक हो गई। अब सी की जब बारी आती है तो मैं देख रहा हूं, अब मुझे सी इस प्रकार मानना है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया था ना, वही रिजल्ट ए और सी के इंटरसेक्शन में आए। तो एक बात बताओ, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या था, 2 था ना। अब इसमें 1 2 तो आ गया। जब आप सी लिख रहे हो तो उसमें आपने 2 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए, 2 तो आना ही चाहिए। अब आपने आगे का कोई भी अवयव नहीं लिखा, इसके अकॉर्डिंग 2 लिख दिया। फिर आप ये देख रहे हो कि सी इस प्रकार भी होना चाहिए कि जो ए यूनियन बी का रिजल्ट आया ना, वही ए और सी के यूनियन का रिजल्ट आया। ए यूनियन बी तो 1 2 3 था। अब आपके ए तो कंप्लीट है,
सी लिखना है और ध्यान रखना है कि ए और सी का यूनियन लेने पर 1 2 3 पूरा हो जाए, आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर? और ऐसा करते ही बी बराबर सी दिख जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा मैंने ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बास्केट, क्रिकेट इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 800 बच्चों में से, बी का मतलब बॉयज मान लो, ऐसे मान लो, कुल 800 बॉयज में से 224 क्रिकेट और 240 हॉकी और 336 बास्केटबॉल कहते हैं। यहां पर बॉयज लिख दो आप, ये वाला पूरा बॉयज है, कि कुल 800 बॉयज में से 224 तो आपको खेलते क्रिकेट और 240 हॉकी और एक और गेम है बास्केट का, तीनों नोटेशन हो गए। क्लियर? और 64 जो है एच और बी टाइप का, 80 जो है सी और बी क्रिकेट और जो भी है, 40 जो है एच, 40 कौन सा बच गया था देखो, एच बी आ गया, फिर सी बी आ गया और ये है सी व एच है। क्लियर? 24 तीनों खेल खेलते हैं, तो कोई भी खेल न खेलने वालों की संख्या के बारे में अंदाजा लगाना है और वेन डायग्राम से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है। शुरुआत कहां से करनी है? सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 24 ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी गेम नहीं, तीनों गेम खेलते हैं, तो सबसे कॉमन पार्ट यहां पर, फिर दो का कॉमन लेंगे। सी व एच में 40 लिखने हैं, 24 तो लिख चुकी हो, 16 ही तो लिखने पड़ेंगे। 80 जो है सी व बी में लिखने हैं, सी व बी में 80 लिखने हैं, 24 तो हो चुके हैं, अब कितने लिखोगे? 56, ये लिख दिए। और 64 जो है एच व बी में लिखने हैं, कितने हो चुके हैं? 24 तो हो चुके हैं, 64 तो अब कितने लिखने पड़ेंगे? 40। ये अब सिंगल में 336 बी वाले में करने, इसमें 336 करने। देखो ये कितने हो गए? 80, 120 तो ये हो गए, और 120 इसमें से घटाएंगे ना तो 216 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद में एच में 240 करने हैं, कितने हो गए? ये 40 और 40 80, तो 240 में से जाएगा तो ये 160 रह जाए। क्रिकेट कितने जने खेल रहे हैं? 224, कितने हो गए देखो? 80 और 16, 96 ये हो गए ना, तो इसमें से जाएगा 100, तो 124 में 4 जोड़ दो, 128, ये हो गए भी टोटल। इस तरीके से आप भर लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछो ये हो जाता है। क्लियर? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि कोई भी खेल न खेलने वालों की संख्या आपको बतानी। एक बात बताओ, खेलने वाले तो ये आ गए, और कुल कितने हैं? कुल है आपके 800। अब मैं ये कह रहा हूं कि 800 जो है ना, ये पूरा जो स्पेस है इन सब की काउंटिंग सहित पूरा 800 होना चाहिए। तो देखो देखिए खेलने वाले कितने हो गए, तो इनको अगर आप जोड़ते हैं ना तो 128 प्लस 16 प्लस 160 प्लस 56 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 216, ये तो खेलने वाले हो गए। खेलने वाले, तो खेलने वाले कितने हो गए, इनको जोड़ते हैं। देखो ये कितने हो गए आपके, इसकी जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 640। तो न खेलने वाले कितने हो जाएंगे? न खेलने वाले ये हो जाएंगे आपके 800 माइनस 640, तो कितने हो गए? ये 160। ये पहला आंसर हो जाएगा। इसमें आपके वो भी क्वेश्चन हो जाता है कि केवल क्रिकेट खेलने वाले, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल बास्केट खेलने वाले, ऐसे भी हो जाता है इसमें। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखो कि ये आर एक रिलेशन है जिसमें आर में यानी वास्तविक संख्याओं में एक रिलेशन है जो इस प्रकार डिफाइन है। कैसे? कि ए का रिलेशन बी के साथ तभी मान्य होगा जब दोनों के डिफरेंस का जो मोड है ना, यानी दोनों के अंतर का जो मापांक है वो 1 या 1 से छोटा हो। क्लियर? तो आपको बताना कि वो किस प्रकार का संबंध है। सबसे पहले आप स्वतुल्य, देखो बार बार जब आप देखोगे ना कि यार मैं लिख कैसे रहा हूं, तो आपके माइंड में जो ऐसी चीजें ना छोटी मोटी ऐसे स्वतुल्य संबंध संक्रामक को जांच कैसे करनी है वो क्लियर हो जाए।
तो देखो स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, ए रिलेट टू ए चेक करेंगे। तो अगर नियम सत्य पाया गया तो हम कह देंगे कि हाँ स्वतुल्य। तो अगर ये ए रिलेट टू ए सत्य है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो देखते हैं, देखें मॉड ऑफ ए माइनस ए इज लेस देन इक्वल 1, तो 0 लेस देन इक्वल 1 सत्य है, यानी ये क्या हो गया आपके स्वतुल्य तो हो गया। अब मैं बात करता हूं सममित की। सममित में हम क्या करते हैं, ए रिलेट टू बी सही लेकर चलेंगे और बी रिलेट टू ए चेक करेंगे। तो ए रिलेट टू बी का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए माइनस बी का जो मापांक है वो 1 से छोटा है। एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को ए से नहीं लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल, अगर ए माइनस बी का मापांक 1 से छोटा तो बी माइनस ए का मापांक भी 1 से छोटा ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस का फर्क आएगा, तो प्लस माइनस में तो वो मोड जो है ना वो कैंसिल कर देगा ना। तो यहां पर आपकी क्या आ जाएगा, बी रिलेट टू ए आ जाएगा। तो ये सममित भी हो गया। उसके बाद संक्रामक। संक्रामक में है ना आपको बहुत सावधानी से काम करना है। स्वतुल्य हो गया ये और सम्मित दे ही नहीं रखा है, संक्रामक है या नहीं देखते हैं। देखो अच्छा, सम्मित हो गया तो अभी देखते हैं तुल्यता संबंध के बारे में क्या विचार है। तो यहां पर संक्रामक की जांच कैसे करें, देखो या तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ, या तो आप 100% श्योर हो कि ये संक्रामक है तब तो लिख दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसी कोई गड़बड़ भी है तो वो गड़बड़ यानी वो एग्जाम्पल आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो मैं यहां पर 2 संख्याएं सोच रहा हूं जिनका मापांक जो है 1 या 1 से छोटा हो। मैंने लिया 1 का रिलेशन किसके साथ लें, 1 का रिलेशन किसके साथ लें, तो 1/2 के साथ। चलो लेकर देखते हैं क्या ये रिलेशन सत्य है। बिल्कुल यहां पर ये रिलेशन सत्य पाया हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल 1 ही है। क्लियर, ये तो ठीक हो गई बात। अब कौन सा वाला रिलेशन लें हम, अब आपको ऐसी ऑब्जेक्शन तैयार करना है, अगर वास्तव में होगा तो सामने आ जाएगा कि दूसरा बी रिलेट टू सी तो सही हो, लेकिन हो सकता है कि ए रिलेट टू सी उस पर सही नहीं हो। तो क्या हो सकता है वो, 1/2 तो लेना ही पड़ेगा मुझे। अब यहां पर जो मेरी चॉइस है ना वो बहुत इजीली मुझे नहीं लिखनी है, मतलब होने लायक नहीं लिखनी। मैं ये चाहता हूं कि रिजेक्ट हो, और वो रिजेक्ट होने के लिए हमें प्रयास करना। अगर वास्तव में ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा ना तो मिल जाएगा, अदरवाइज फिर कह देंगे कि ये संक्रामक है। तो सोचो, देखिए क्या लिखूं मैं यहां पर। लिखने में तो मैं यहां पर फिर से 1 लिख सकता हूं, तो 1 भी बात तो सही हो जाएगी। और क्या लिखा जा सकता है, जो सोचो आप। तो हम यहां पर क्या नंबर लिख सकते हैं, -1/2 लिख देता हूं मैं। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ 1/2 माइनस 1/2 ये भी तो आपके 1 या 1 से छोटा ही है, 1 है ना ये। अब आप चेक करो, बट 1 का रिलेशन -1/2 के, भाई हमने ये मान लिया कि ए रिलेट टू बी सत्य है, देखो एग्जाम्पल सही है, बी रिलेट टू सी भी सत्य है। अब देख रहे हैं कि ए रिलेट टू सी भी सत्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक किया तब पता चलेगा आपको कि 1 माइनस 1/2 ये रिजल्ट तो आपके 3/2 आ जाएगा, विच इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब संक्रामक तो नहीं है। तो फिर ये न तो संक्रामक है और न ही स्वतुल्य है, और आप तुल्यता संबंध है, और आपके क्या आ जाएगा, स्वतुल्य आ जाएगा। क्लियर, ये संक्रामक वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसकी आप और प्रैक्टिस करें, और थोड़ा सा इसमें ऐसे दिमाग लगाना कि और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल सकते हैं, अनगिनत। क्लियर, तो आप एक बार प्रयास करना, आपको डेफिनेटली वो एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे कि कोई 0 ले लेता है, 0 के भाई ए को 0 मान लेता है, ए बी तो फटाफटी मान लेगा, फिर सी लिखने के लिए आपको प्रयास करना है। क्लियर, और आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो संक्रामक है। a माइनस बी और b माइनस ए किसके बराबर है, ये आपको बताना है। वेन डायग्राम बना रहा हूं, देखो मैं इसमें ये तो है a और ये है आपके b। a माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट,
इस पार्ट को a माइनस बी कहते हैं। b माइनस ए क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये b माइनस ए का है। क्लियर। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। a यूनियन b, ये रहा a यूनियन b। भाई इसका आंसर आपने बना लिया है। अब जिसका वेन डायग्राम इससे मैच हो जाएगा वही तो राइट आंसर है। a यूनियन b पूरा में से इस पार्ट को हटा दो, तो इस पार्ट को हटा दोगे ना तो फिर यही तो बचेगा। a यूनियन b में से ये बटा दोगे तो यही तो बचेगा। तो हमारा आंसर तो ये नहीं है, इसमें ये येलो वाली लाइन भी होनी चाहिए, ये तो नहीं है। देखो ये कह रहा है कि a यूनियन b यानी पूरे का यूनियन इसके साथ ले लो तो पूरा ही आ जाएगा, इसमें ये वाला पार्ट भी शामिल हो जाएगा जो रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये देखो a यूनियन b यानी पूरा में से आप लेस करवा दो इस पार्ट को, बिल्कुल a यूनियन b में से अगर इस पार्ट को हटा देंगे तो हमारा यही वाला आंसर आ जाएगा और यही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, a और b दो समुच्चय मान लो 1 2 और 2 3 और आप चेक करो, आपका आंसर डेफिनेटली मैच हो जाएगा। क्लियर। दोनों ही तरीके, वेन डायग्राम अगर आपको अच्छा लगता है तो वेन डायग्राम, अदरवाइज जैसे आपको ठीक लगे। आपके सामने जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सेट जिसमें 3 की गुणित संख्या है, दूसरा सेट जिसमें 5 की गुणित संख्या है, तो आपको बताना है कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो a माइनस बी का वेन डायग्राम बना लो, उससे ही हो जाएगा। देखो देखें, ये a है और ये b है, तो ये a माइनस बी हो जाएगी, ये a माइनस बी। कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो ये देखो एक का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका वेन डायग्राम बनाओ तो देखना आप, ये तो है a और ये हो गया आपके b। a को डार्क कर लो पहले या b डैश को डार्क कर लो, तो b का डैश यानी ये तो है a और ये है b, तो अगर मैं b को डार्क करूं ना तो b डैश को अगर डार्क करूं तो b के अलावा जो पार्ट है वो डार्क हो जाएगा, b डैश तो ये हो गया। अब a को भी डार्क कर लेता हूं, ये a वाला पार्ट डार्क हो गया। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वो पार्ट आएगा जिसमें ये वाली लाइन भी आ रही हो और ये वाली लाइन भी आ रही हो, तो ये केवल a वाला पार्ट ही तो रहेगा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आपको ये वेन डायग्राम ठीक नहीं लगा तो इसका दूसरा समाधान है समुच्चय मान लो आप। क्लियर। जितने भी ऑप्शन है उन सब में पूरक की बात कर रहा है, तो पूरक जब भी बात होगी ना तो आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट मानना पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट भी आपको जरूरत के अनुसार ही मानना चाहिए। क्लियर। पहले देख लेते कि एक की जरूरत क्या है। एमएम में है ना 3 की गुणित संख्या लिख रहा हूं, 3 6 9 12 और 15, यहां तक ही लिख रहा हूं जानबूझ के। वैसे तो और भी है इसमें, लेकिन अगर मैं इसको डैश डैश तक करके आगे ले जाऊंगा ना तो मुश्किलें मेरी ही बढ़ने वाली है, तो मैंने 15 तक जानबूझकर स्टॉप कर दिया। बी में ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है, तो 5 10 और 15 पर ही इसको स्टॉप कर दिया। भाई कॉमन आ गई ना एक संख्या, खूब है। a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी का मतलब है कि a में से उनको बाहर निकाल दो जो b में दिखाई दे रही है, तो 3 6 9 और 12 आते हैं, 15 बाहर निकल जाए। क्लियर। अब आपको ऑप्शन से मैच करवाना है। सबसे पहले आप देखो ऑप्शन की तरफ देखते ही पहले आपको पता चलेगा कि यार सभी का पूरक समुच्चय निकालना है। क्लियर। भाई आपको a माइनस बी आपने निकाल लिया, ये आ गया। अब कौन से ऑप्शन में रिजल्ट जो है 3 6 9 12 आ रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ऑप्शन की बारी आएगी a डैश चाहिए तो a डैश तो u माइनस a से आता है, यूनिवर्सल सेट तो माना ही नहीं। अब मान लो आप यूनिवर्सल सेट में आपको ऐसी संख्याएं लिखनी है जो आपके a और b में तो शामिल होनी, a और b की तो सारी हो और बाकी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो एक एक्स्ट्रा लिख देता हूं बस, 1 और 2, बाकी 3 6 9 12 15 और 5 और 10। देखो ना यूनिवर्सल सेट मैंने सही मान लिया, या फिर 1 से लेकर 15 तक की संख्याएं मान लो, समस्या ही खत्म। मैं मेरी समस्या कम से कम करने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर।
अब देखो आप पहला ऑप्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालो। ए डैश यानी ऐसी संख्याएं बताओ, u माइनस ए निकाल लो। ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस ए, तो 1 2 और 5 और 10, यही तो आएगा। u में से ए की संख्याएं हटा दो, तो 3 6 9 5 12 ये तो हट जाएगी और रिमेनिंग आ जाएगी। और उसका इंटरसेक्शन लेना है b के साथ, तो b ये रहा 5 10 और 15, तो इसमें तो रिजल्ट आपके 5 और 10 ही आएगा ना, जो आपके मैच नहीं हो रहा ए माइनस, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन के पास जब आप जाओगे तो वो है आपके ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए तो है आपके 3 6 9 12 और 15, इसका इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, ये रहा बी, तो बी का पूरक यानी यू में से बी को घटा दो, 1 2 ये घट जाएगी, ये तीनों ही हट जाएगी, बाकी आ जाएगी 1 2 3 1 2 3 6 9 12। क्लियर? तो दोनों का कॉमन क्या है, 3 6 9 12 15, क्या है 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। देखो देखिए आपका a माइनस बी भी यही है, ये इससे मैच हो गया। तो वेन डायग्राम से करो तो ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट था, और वेन डायग्राम से नहीं करो तो आप इस तरीके से लेट कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ए में 10 अवयव है, बी में 6 अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 अवयव है, तो आपको बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन होंगे, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आपको कॉमन एलिमेंट बताने हैं। अब कैसे बताएं, देखो तो इसको आप मान लो ना, सबसे पहले देखो ए मान लेते हैं हम 1 2 3 10 तक, ये 10 संख्याएं माननी। बी आपको इस प्रकार मानना है कि उसमें 6 होनी चाहिए संख्याएं और कॉमन जो है 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4 और ए बी ये मैंने मान लिया, 6 भी हो गई और 4 कॉमन रख लिया। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन क्या होगा। क्लियर? तो देखो थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखो 1 1 1 2 और 1 बी, 1 का सभी के साथ, देन 2 1 2 2 एंड 2 बी, और ये चलता ही रहेगा आपके। क्लियर? जैसे यहां पर आगे जाके आपके ये भी आएगी लाइन 3 1 3 बी, फिर 4 1 4 बी, उसके बाद 5 1 5 बी, और फिर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। बी क्रॉस ए भी निकाला, बी क्रॉस ए, इस 1 को कनेक्ट करो तो 1 1 1 2 1 10। क्लियर? देन 2 1 2 10। अब आप 3 1 से 3 10, 4 1 से 4 10, और फिर A1 से A10 और B1 से B10। आप अब ये तो दिमाग लगा ही नहीं सकते कि सर इतना टाइम लग जाएगा। लास्ट जो एग्जाम हुआ उसको देखकर आपको इस बात का एहसास हो गया कि टाइम तो देना पड़ेगा। हर बात ट्रिक से नहीं बनती है, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। क्लियर? अब आप देखो इसमें ये क्या पूछ रहा है, कॉमन क्या है। तो देखो कॉमन ऐसे ही पता चल जाता अगर हम पहले ही दिमाग देकर, 1 2 3 4 इसमें कॉमन है, 1 2 3 4 इसमें कॉमन है। तो ऐसे अवयव जो इसमें 1 वाले जो एलिमेंट है ना, इनके चारों के साथ कनेक्ट होंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो कॉमन रहेंगे। इस 1 का 1 2 3 से बनाओ, चाहे इस 1 का 1 2 3 से बनाओ, कॉमन रहेंगे ना। क्लियर? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। देखो कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 तो इसके देख लो आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 ही इसमें और 4 इसमें, 16 आएंगे। अब बात यह है कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद मैं अपनी बात को शॉर्ट में भी निपटा सकता हूं, और वो आप ध्यान रखें कि शॉर्ट में अब ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन था। इसको आप कैसे देखें कि कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 4 है ना,
कॉमन एलिमेंट 4 है ना, तो फिर इसके इंटरसेक्शन में 4 × 4 यानी 16 बस। अगर कॉमन अवयव में 5 बता देता हूं तो 5 × 5 25, और ये नोट करके आप लिख सकते हैं आप अपने शब्दों में। इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है? सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके 4 है ना, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें कॉमन हो जाएंगे 16, 4 × 4 16। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 176 कुल विद्यार्थी हैं, एक 176 विद्यार्थियों में से 100 मैथ्स, 70 फिजिक्स और 46 केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 30 मैथमेटिक्स और फिजिक्स, 28 इसमें भी देखते हैं कौन सा एम और पी आ गया ना, और पी व सी आ गया, एम पी पी सी, तो कौन सा बच गया? एम और सी। यहां पर एम लिख देना। कुछ जगह टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप इसको सुधार सकते हैं। यहां पर एम लिख देता हूं। देखो, और 18 जो है पीसीएम तीनों पढ़ते हैं, तब गणित में कितने छात्र हैं, मैथ्स में कितने छात्र हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, तब गणित के छात्र पूछ रहा है, गणित के छात्रों की संख्या आपको पूछ रहा है। तो देखो यहां पर 100 तो है मैथ्स में, ये तो सिंगल सिंगल क्वांटिटी दे रखी है, और कॉमन कितने दे रखे? तीनों में कॉमन कितने हैं? 18 है। उसके बाद में पी व सी में कितने बढ़ने हैं? 23। तो पी व सी में 23 बढ़ने, तो 5 तो लिखना पड़ेगा। 28 करने एम और सी में, तो 10 और लिख दो। 30 करने एम और पी में, तो 12 और लिख दो। क्लियर? उसके बाद में 100 करने हैं एम में, तो 30 40 ये आ जाएगा 60। 70 है पी में, 30 35, तो ये 35 और कर दो। 46 करने हैं सी में, तो 28 और 5 33, तो 13 और कर दो। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गणित में कितने छात्र हैं। वैसे गणित में 100 छात्र हैं, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन एक भी 100 नहीं है। इसका मतलब इसका उद्देश्य था कि केवल गणित के छात्र कितने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60। केवल गणित के छात्र कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। केवल फिजिक्स कितने पढ़ते हैं? 35। केवल केमिस्ट्री कितने पढ़ते हैं? 13। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि x रिलेट टू y, यानी x का रिलेशन y के साथ तभी सत्य होगा जब 1 + xy ग्रेटर देन 0 हो, और एक्स वाई जो है रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। x, y यानी दोनों ही नंबर किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में। तो आपको बताना है कि r किस प्रकार का है। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं स्वतुल्य की जांच कर रहा हूं, और स्वतुल्य की जांच कैसे करते हैं? x रिलेट टू x हम लेकर चलते हैं और नियम पर अप्लाई कर देते हैं। इस पर अप्लाई करने पर अगर हम सेटिस्फाई होंगे तो हम कह देंगे कि स्वतुल्य है। तो 1 + x × x ग्रेटर देन 0। अच्छा, 1 + x² ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा? ये पॉजिटिव नंबर जिसमें 1 ऐड करोगे तो निश्चित है कि 0 से तो बड़ा ही रिजल्ट रहेगा। इसका मतलब जो सत्य हो गया, जो सत्य है, और सत्य है इसका मतलब स्वतुल्य है। सम्मित, सम्मित में हम क्या करते हैं कि x रिलेट टू y लेकर चलते हैं और y रिलेट टू x को हम चेक करते हैं। तो x रिलेट टू y ये हमने लेट कर लिया कि ये तो सत्य है, यानी हम मान के चल रहे हैं कि 1 + xy ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 + yx लिख सकते हैं, और ये तो बात यही तो हो गई, y रिलेट टू x, यानी x रिलेट टू y लेकर चले थे, y रिलेट टू x भी हो गया, तो ये सम्मित भी हो गया। क्लियर? तो ये ऑप्शन तो इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि स्वतुल्य नहीं, जबकि है। और ये अभी बात बनी हुई क्योंकि अगर सम्मित है पर संक्रामक नहीं है, तो आपको संक्रामक की भी जांच करनी होगी। संक्रामक की जांच करनी होगी। तो देखो फिर यहां पर
x रिलेट टू y हम लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हमने मान लिया, ये लेट कर लिया। y रिलेट टू z भी हम लेकर चल रहे हैं, y रिलेट टू z, इट मीन्स 1 प्लस वाई जेड का गुणा भी आपके क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस में से y को रिमूव करके x और z में ही बचाना है, यानी y को रिमूव करें और x और z में जो रिलेशन बचेगा ना, अगर वो इस प्रकार का होगा 1 प्लस एक्स जेड इज ग्रेटर देन 0, तो बात बन जाएगी। क्लियर? तो कैसे करें इस क्वेश्चन में से, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन में से हम y को रिमूव करवा सकते हैं, सोचो आप किस तरीके से हम इसमें से y को रिमूव करवाएं। या तो y रिमूव हो जाए या फिर कोई दूसरा हम अल्टरनेट सोचते हैं। तो देखो मैं y को तो रिमूव नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ पर इसमें से अगर मैं इसको लेस करवाता हूं ना, फर्स्ट में से सेकंड, तो ये क्या आएगा आपके एक्स वाई फर्स्ट माइनस सेकंड, एक्स वाई माइनस वाई जेड इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो एक्स माइनस जेड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, जो आपके अकॉर्डिंग टू जो गिवन रिलेशन उसके अनुसार तो नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, और संक्रामक नहीं है तो फिर ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई एग्जाम्पल बता देते हैं तो वो और भी बेहतर होगा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको मिल जाए। तो सोचो देखिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो मैंने लिया 1 रिलेट टू 1/2, क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 इंटू 1/2 ग्रेटर देन 0 है ना, 3/2 ग्रेटर देन 0 है, ये सत्य है। अब आपको क्या करना है, 1/2 के साथ में एक और c लिखना है, c एक संख्या लिखनी है, और आपको इस प्रकार रखना है कि 1 प्लस 1/2 इंटू, अब जो लिख रहे हो, अब मैं यहां पर क्या लिखूं कि c की पोजीशन पर क्या लिखूं कि रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो। तो आपके पास चॉइस बहुत सारी है यहां पर लिखने के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि वो रिजल्ट जो है, अब यहां पर जो संख्या लिखोगे ना उसको 1/2 से गुणा करवाना है और 1 ऐड करना, रिजल्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप फटाफट ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर 2 लिख दो, 2 लिख दो, फटाफट लिख दो 2 और समस्या ही खत्म, क्योंकि 1 प्लस 1 ग्रेटर देन हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आप ऐसा ऑब्जेक्शन सोचो जैसे कि ये रिजेक्ट हो जाए, संक्रामक होना फेल हो जाए। अगर ऐसा होगा ना तो जरूर आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर -1 लिख देता हूँ तो 1 माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ये सत्य है ना। यहाँ पर -1 लिख दिया, यानी मैंने दो ऐसे एग्जाम्पल मान लिए जिसमें a रिलेट टू b और b रिलेट टू c, तो सही हो रहा है। बट a रिलेट टू c यानी 1 प्लस 1 इंटू -1, ये तो आपके 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन होता है क्या, 0 से नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया, और असत्य हो गया तो संक्रामक फेल हो जाता है। और ये तीसरा जो एग्जाम्पल है ना, संक्रामक में ही सबसे ज्यादा जोर आता है, यही बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है। क्लियर? और प्रैक्टिस से मिलता है, प्रैक्टिस से तो मिलता है। क्लियर? कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है? अच्छा, तुल्यता संबंध किसको कहते हैं? स्वतुल्य, सम्मित, और संक्रामक, ये तीनों गुण रखता है, उसको हम स्वतुल्य कहते हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, रेखाओं की समांतरता वाला जो गुण है ना, वो स्वतुल्य है या नहीं है, यानी दो रेखाओं के समानांतर होने का जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, L1 समानांतर है कि L2, L1 और L1 एक दूसरे के समानांतर होती है कि नहीं होती? अरे भाई ये क्या कह रहा है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि L1 रिलेट टू L2 तभी सत्य होगा जब L1 समानांतर हो L2 के। ये क्या कह रहा है कि दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, यानी त्रिभुज 1 रिलेट करेगा त्रिभुज 2 के साथ यदि फर्स्ट और सेकंड जो है सर्वांग सम, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांग सम। समरूपता, यानी एक त्रिभुज दूसरे के समरूप हो, यानी इस तरीके से हो। चौथा है लंबवतता, यानी रेखाओं पर लंबवत होने की शर्त, L1 रिलेट टू L2 तभी सत्य होगी जब L1 लंबवत हो L2 के। ये तो इनको मैथमेटिकली लिख दिया हमने। अब चेक करते हैं
कि पहली वाली जो डेफिनेशन है उसका जो रिलेशन है वो स्वतुल्यता पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो L1 रिलेट टू L1 सही है क्या? तो बिल्कुल L1 समानांतर है L1 के, सत्य है। सम्मित है क्या? L1 और L2 अगर समानांतर है तो बताओ L2 और L1 समानांतर नहीं होगी क्या? डेफिनेटली होगी। संक्रामक की जो कंडीशन है वो इस पर बैठती कि नहीं बैठती? L1 और L2 ये समानांतर है और L2 और L3 समानांतर, तो क्या L1 L3 समानांतर नहीं है? बिल्कुल है, संक्रामक भी हो गया। बी ऑप्शन पर चलते हैं जिसमें ये बात कर रहा है सर्वांग समता, इसकी परिभाषा है। एक बात बताओ, सर्वांग सम का मतलब जिसके सभी अंग समान हो। अगर मैं दोनों जगह सेम ही नोटेशन लिख दूं तो क्या एक जैसे त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। दूसरी सम्मित में एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि ये रिलेशन सत्य है, यानी फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज सर्वांग सम है, एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, क्या दूसरा जो है वो पहले के सर्वांग सम नहीं है क्या? बिल्कुल होगा। तो ये भी गुण इसमें है। संक्रामकता, तीन त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम, यानी इन दोनों में सभी अंग समान। अब दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज वो भी सर्वांग सम, यानी इन दोनों में भी सभी अंग समान। तो क्या पहले और तीसरे में सर्वांग समता नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये भी हो जाएगा। हमें नो वाला आंसर देना है कि कौन सा तुल्यता संबंध नहीं। समरूप भी होगा ये, क्योंकि पहला दूसरे के समरूप है। पहले की शकल दूसरे से मिलती है, दूसरे की शकल तीसरे से मिलती है, तो पहले की भी तीसरे से मिलेगी। और तीनों ही सी वाली कंडीशन में भी तीनों ही सही हो जाएंगे। अब डी वाले पर अगर मैं चलता हूं, इसमें है रेखाओं की लंबवतता। L1 रेखा L1 के, यानी कोई रेखा खुद के लंबवत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यही फेल हो गया और यही आपका आंसर है कि लंबवत होना जो है ना वो आपके स्वतुल्यता का गुण जो है उसमें लागू नहीं होगा, तो तुल्यता फेल हो जाएगी। क्लियर? ए में क्या है? 8 से छोटी समप्राकृत संख्याएं 2, 4 और 6। बी में है 7 से छोटी अभाज्य संख्याएं 3, 2, 3, 5, 2, 3 और 5। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, तो देखो ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं आपके? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 3 है। तो ए से बी में कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 की पावर 9। ये इसका आंसर है। और अगर यहां पर ए से बी में कुल अरिक्त संबंधों की संख्या पूछता ना, तो 2 की पावर 9 माइनस 1, ये आंसर हो जाए। इसको मैंने काफी हाईलाइट भी किया था कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई ए और बी ये आपको दे रखा है, वाई क्रॉस ए इंटरसेक्शन वाई क्रॉस बी किसके बराबर होगा? ये वाला क्वेश्चन तो आपको ही करना है। अब आपके सामने क्वेश्चन है 40 बच्चे कुल हैं, जिसमें से 30 तैर सकते हैं, 27 शतरंज खेल सकते हैं, 5 बच्चे दोनों में से कोई भी खेल नहीं जानते हैं, केवल तैरने वालों की संख्या बतानी है। अच्छा, मान लो तैरने वाले को ए ग्रुप में और शतरंज खेलने वाले को बी ग्रुप में अगर रखें, ये कह रहा है कि 5 बच्चे कोई भी खेल नहीं जानते हैं। ये ऐसा डिब्बा है जिसमें खेलने और बिना खेलने वाले सभी है। ये दोनों में खेलने वाले शामिल है और बाहर वाला जो भाग है उसमें बिना खेलने वाले। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं जानते। तो बताओ, एक बात बताओ, इन दोनों में कुल कितने आएंगे? 35 आएंगे। यानी ए यूनियन बी में जो जनसंख्या बची है वो 35 ही तो बची है, खेलने वालों की संख्या। अब हमें क्या कह रहा है कि केवल तैरने वालों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? केवल तैरने वालों की संख्या। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये 35 रह जाएगा ना। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि यार अगर इस पार्ट में आप पहले भर देते हो ना, तो फिर आपको ए और बी में भरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ए में 30 लिखने हैं तो 30 यहां पर लिखने हैं, यहां लिखने हैं, कितने लिखने हैं। तो सबसे पहले इसका आइडिया होना जरूरी है, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, जो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। देखो कैसे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 35। तो ये तो हो गए 30, ये हो गए आपके 27 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपके आ जाएगा 22, यानी कॉमन पार्ट में 22। ऐसे 22 विद्यार्थी हैं जो दोनों प्रकार का गेम खेलते हैं। अब देखो फटाफट हो जाएगा।
ये वाला तैरने वाले 30 थे ना, तो 8 और लिख दो। शतरंज वाले 27 थे ना, तो 5 और लिख दो। तो केवल तैरने वाले कितने हो गए? 8 हो गए। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसका यूनियन पूछ रहा है। ये कह रहा है कि एक सेट आपको दे रखा है, जैसे अपर बाउंड लोअर बाउंड, जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो उस प्रकार का क्वेश्चन है। क्लियर? इसमें ये कह रहा है कि एन की वैल्यू आप 1 2 3 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। तब आप इस प्रकार के बहुत सारे सेट जो बनाओगे ना, उनका आपको यूनियन बताना कि यूनियन कितना है। देखते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर मैं n बराबर 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा आपके कितना? 3 और 9, 3 और 9 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 2 और 10 को इसने हाईलाइट कर रखा है, तो मैं भी पहले 2 और 10 को लिख देता हूं। उसके बाद में बीच में 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये मैंने लिख दिया। जब मैंने n बराबर 1 लिखा ना, तो जो क्राइटेरिया है वो कितना है? 3 to 9। ये 3 to 9 का आ गया। क्लियर? अब मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। n बराबर 2 लिया तो क्या आएगा? ये 2 + 1/2, यानी ये आ जाएगा आपके 5/2, 2.5, और ये आ जाएगा आपके 9.5। यानी अब थोड़ी सी रेंज, n की वैल्यू मैंने बढ़ाई ना, तो इसकी रेंज थोड़ी और बढ़ गई और 2.5 से 9.5 तक आ गई। क्लियर? एक बात बताओ, जब मैं n की वैल्यू और बढ़ाऊंगा, n की वैल्यू 10 रख देता हूं, 100 रख देता हूं, अगर मैं 100 रखता हूं तो 2 + 0.01 और 10 - 0.01, ये तो 2.01 और ये 9 पॉइंट कितना? 99 ये आएगा। क्लियर? तो इसकी जो रेंज है ना और बढ़ जाएगी, और कहां पर टेंड होगी? इसकी रेंज बढ़कर इस तरफ टेंड होगी, ये इस एरिया में आ जाएगा। एक बात बताओ, n की वैल्यू जब मैं इनफाइनाइट कर दूंगा ना, टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो रख ही नहीं सकते, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये नंबर जो है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, 1/n जो है बहुत छोटा हो जाएगा। यानी जब आप यूनियन लोगे ना, तो उसमें ये तो रिजल्ट 2 की तरफ बढ़ जाएगा। n की वैल्यू जब बहुत बड़ी कर देंगे तो ये रिजल्ट जो है आपके 2 की तरफ, और ये आपके 10 में से 0 को, लगभग 0 को लेस कराओगे तो वो भी 10 हो जाएगा, परफेक्ट 10 नहीं आएगा कभी। क्लियर? तो ये आपके आंसर क्या आ जाएगा? 2 बाई ओपन इंटरवल 2 से 10 तक आ जाएगा। इन सबका यूनियन देखो ना, इसका 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 यूनियन लोगे तो बड़े से बड़ा जो नंबर आएगा वो यही वाला तो होगा, यहां से लेकर यहां तक। इसमें 2 और 10 शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आप बहुत बड़ा तो रख सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट नहीं रख सकते हो। इनफाइनाइट किसी में नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें ऐसी संख्या आएगी जो y बराबर 1/x को संतुष्ट करे, b में ऐसी संख्या आएगी जो y बराबर -x को संतुष्ट करे, तो कौन सा कथन सत्य है? ये कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो ये समीकरण तो लिखी हुई है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, यही तो देखना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, ये y बराबर 1/x और y बराबर -x, दोनों का क्या निकाल लेता हूं? कटान बिंदु। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकंड के इक्वल रखते हो तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? -x। तो x² बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो x बराबर क्या आ गया आपके? आयोटा। तो यानी आपके ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, a इंटरसेक्शन b तो आपके क्या आ गया? फाई आ गया, क्योंकि कॉमन एलिमेंट आपके आया ही नहीं, कॉमन एलिमेंट आपके आया ही नहीं भाई। जो कटान बिंदु है वही तो आपके कॉमन एलिमेंट है, तो ये फाई रिजल्ट हो जाएगा इसका। हाँ, ए आपके दे रखा 1 2 3 4, और उसके बाद में एक रिलेशन रेडीमेड है 1 3 4 2 2 4 2 3 3। किस प्रकार का है? स्वतुल्य है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 है तो 1 1 है क्या? नहीं है, स्वतुल्य तो नहीं है। सम्मित है क्या? 1 3 है तो 3 1 है, 4 2 है तो 2 4 भी है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो सम्मित नहीं है। अच्छा, सम्मित नहीं है, ये हो गई ना बात।
क्लियर? क्योंकि संक्रामक होगा या नहीं होगा उस पर अब स्मार्ट वर्क भी तो होना चाहिए ना। स्वतुल्य नहीं है, ठीक बात। सम्मित नहीं है, स्वतुल्य तो अपने पाया ही नहीं गया, इसको तो मैं कैसे कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य। अच्छा सम्मित है क्या? नहीं है, तो ये तो कह रहा सम्मित नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? फाइव बिलोंग्स टू फाइव, ये कह रहा है कि ये अवयव इसमें बिलोंग करता है। एक बात बताओ, ये बात सही है क्या? फाइव इसमें बिलोंग करता है? फाइव बिलोंग करता है क्या किसी? भाई ये खुद ही एम्प्टी, इसमें ही कुछ नहीं है तो इसमें क्या बिलोंग कर जाएगा? ये तो गलत बात है। फाइव बिलोंग्स टू फाइव, जब कर्ली ब्रैकेट में लिखा होगा ना, अगर ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हो तो ये एक अवयव का काम कर रहा है, और वही अवयव यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वही वाली बात हो गई कि ए बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक अवयव को समुच्चय में बताने के लिए बिलोंग का ही चिन्ह आता है, जबकि ये गलत है। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, या तो सबसेट होता है या सबसेट में। जीरो बिलोंग करेगा क्या फाइव में? जीरो बिलोंग करेगा क्या फाइव में? जीरो अवयव इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, गलत बात है। क्लियर? कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ लें तो वो रिजल्ट अगर आपके ए यूनियन बी के बराबर आए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर आपके ए यूनियन बी हो, तो आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन आपके ट्रू होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? या तो ऑप्शन को सत्य मानते हुए आप क्वेश्चन को सत्य मानते हुए आप ऑप्शन को चेक कर लो, या ऑप्शन को सत्य मानते हुए आप क्वेश्चन पर चलें। क्लियर? तो देखो यहां पर मैं पहला ले रहा हूं ए सबसेट बी, तो मैंने ए मान लिया 1 2, या छोटा ही मान लो ना 1 मान लो, और बी में आप मान लो 1 2, ये हमने मान लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन की डेफिनेशन को संतुष्ट कर रहा है क्या। ए माइनस बी, ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यूनियन बी माइनस ए, ये क्या आ जाएगा आपके? 2 आ जाएगा। क्या ये रिजल्ट आपके ए यूनियन बी के बराबर है? ए यूनियन बी में क्या आएगा? 1 2, ये तो बात नहीं बनी। क्लियर? तो ये तो हो गया गलत। बी ऑप्शन, ए बराबर बी, दो ऐसे समुच्चय मानो जो बराबर हो, तो ये तो हो गया 1 2 मान लो, और बी को भी आप क्या मान लो? 1 2 मान लो। अब अप्लाई करो, ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 5, यूनियन बी माइनस ए भी क्या आ जाएगा? 5, और ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2, तो ये भी गलत बात हो गई, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है आपके बी सबसेट हो ए का, तो ए सबसेट बी पर ही नहीं बनी, तो बी सबसेट ए पर क्या बन जाएगी? बी आपके 1 मान लो, और ए आपके मान लो 1 2, तो ए माइनस बी तो आ जाएगा आपके 2, और यूनियन बी माइनस ए आपके आ जाएगा 5, और ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2। क्या ये बात बराबर है? नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो बच्चा वही सही है। क्लियर? ऑप्शन से चेक करने का तरीका हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट भी उतने ही मजबूत कर रहे हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट आप ये देखो, ए और बी का रिलेशन अब इस टाइप के खूब हो गए, आपको करने हैं, ये भी आपको करना है। अब स्टूडेंट मैं आज की क्लास को यहीं खत्म नहीं कर रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। देखो ए में अगर दो अवयव हैं तो पावर सेट ऑफ पावर सेट, यानी पावर सेट के भी पावर सेट में कितने अवयव होंगे? एक बात बताओ, इस पावर सेट में कितने अवयव हो जाएंगे अंदर वाले में? तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएंगे। तो अब मैं कहूं कि पावर सेट का भी पावर सेट, अब मैं अगर ये कहूं कि इस समुच्चय में 4 अवयव है, तो बताओ इसके पावर सेट में कितने होंगे? तो 2 की पावर 4 यानी कितना, सॉरी हाँ 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके? 16, ये 16 इसका आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं फंक्शन शुरू करने वाला हूँ। फंक्शन के क्वेश्चन और बहुत सारे बातें हम उस चैप्टर में करेंगे। कुछ मतलब शुरुआती जो 2-3 दिन है उसमें क्लास इरेगुलर रह सकती है, उसका कारण है बहुत सारा बोझ एक साथ हैं, तो 2-5 दिन का आपको और मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बिल्कुल रेगुलर चलेगी, और मैनेज इतना नहीं करना पड़ेगा, कोशिश करूंगा कि रेगुलर ही क्लास है, लेकिन बीच में 1 आध दिन मिस भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और सहयोग करें।
आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।